गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स बिगिन आवर सेशन। लास्ट सेशन में हमने रिवाइज किया था कीन्स थ्योरी का पार्ट 1। हमने देखा था व्हाट डू वी मीन बाय एग्रीगेट डिमांड प्राइस, देन एग्रीगेट सप्लाई प्राइस के बारे में समझा था और उनके कर्व्स ड्रॉ किए थे। आज हम देखेंगे हाउ इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड अंडर केनीशियन थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड। केनीशियन थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड में कैसे इक्विलिब्रियम अटेन होता है। देखिए, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड होता है जब एग्रीगेट डिमांड प्राइस इंटरसेक्ट करती है किसे, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस को। तो हम ग्राफ एक बार आई एम मेकिंग ऑन द स्क्रीन। Yes, so we have studied the graph for here is employment and here is aggregate demand price and aggregate supply price. How is aggregate demand? Aggregate demand is like this, right? It's not coming down. Yes. So here is a point of equilibrium where aggregate demand price intersects aggregate supply price at point E. इस point पर जो employment है economy में, that is N. So E is the point of effective demand. Is it clear to everyone? You can give thumbs up अगर इतना समझ में आ गया है तो। इसमें यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो गिव थम्स अप। यस, तो E इज द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड या फिर E इज द पॉइंट ऑफ व्हाट, इक्विलिब्रियम। अंडरस्टूड? जहां पर ADP इज इक्वल टू ASP। पर कीन्स का कहना था कि दिस ON लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या कहा था कीन्स ने कि जिस पॉइंट पर इफेक्टिव डिमांड होती है यानी ADP और ASP बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट पे जो एम्प्लॉयमेंट होगा यानी कि ON लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो दिस ON लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट द फुल एम्प्लॉयमेंट। अंडरस्टूड? फुल एम्प्लॉयमेंट विल लाई, कुछ और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट चाहिए इकोनॉमी में टू अटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है ON-। तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना है अभी भी इकोनॉमी में? N' का अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में। यहां तक किसी को कोई डाउट? यू कैन गिव थम्स अप। अगर क्या कहा गया है कीन्स ने? कीन्स ने कहा है कि जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम अटेन होता है, जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम अटेन होता है, उस
पॉइंट पर क्या नहीं है, उस पॉइंट पर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। तो जो ई है दैट इज द पॉइंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तब अटेन होगी जब हम ON डैश लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अचीव करेंगे। अब ON डैश एम्प्लॉयमेंट अचीव करना यानी इकोनॉमी में क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। कितना, N डैश का अंडर एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में। अब N डैश तक पहुंचने के लिए यानी इक्विलिब्रियम समवेयर इधर लाई करना चाहिए, राइट? तो अगर इक्विलिब्रियम यहां लाई करना चाहिए तो वी हैव टू चॉइसेस। ध्यान से समझना ये, वी हैव टू चॉइसेस। या तो हम क्या, अरे यार स्टिल स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग। यस, वी हैव टू चॉइसेस। या तो हम क्या कर दें, एग्रीगेट सप्लाई को कम कर दें या फिर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दें। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम कर दें या फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दें, ये दो चॉइसेस हमारे पास है इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट, फुल एम्प्लॉयमेंट। अब क्यों एग्रीगेट सप्लाई कम नहीं हो सकता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है मिनिमम सेल्स प्रोसीड। याद है ना सबको, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, मिनिमम सेल्स प्रोसीड्स, जो कि एंटरप्रेन्योर्स को मिलनी ही चाहिए ताकि वो कॉस्ट को क्या कर सके, कवर कर सके। अब अगर एग्रीगेट सप्लाई कम कर देंगे यानी मिनिमम सेल्स प्रोसीड्स जो मिलनी चाहिए वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या हम कॉस्ट कवर कर पाएंगे? नहीं। इसका मतलब कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, और इकोनॉमी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तभी कम होगा जब इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी यानी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है, जब नई टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है इकोनॉमी में। अब टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होना इज अ लॉन्ग रन प्रोसेस। लॉन्ग रन प्रोसेस यानी इट विल टेक मोर देन 1 ईयर। तो क्या अभी इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट पे काम करेगी? नहीं। तो सेकेंड चॉइस हमारे पास है कि हम एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में क्या कर दें, बढ़ा दें। वंस अगेन, क्या कहने का मतलब, नया इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए वी हैव टू चॉइसेस। वन इज ईदर टू रिड्यूस द एग्रीगेट सप्लाई और द अदर थिंग इज टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। नाउ व्हाई वी कैन नॉट रिड्यूस एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई इसलिए कम नहीं कर सकते क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, मिनिमम सेल्स प्रोसीड जो एंटरप्रेन्योर को मिलनी चाहिए ताकि वो कॉस्ट को कवर कर सके। अब अगर हमने एग्रीगेट सप्लाई कम कर दिया, इसका मतलब क्या कि एंटरप्रेन्योर कॉस्ट को कवर नहीं कर पाएगा, यानी कॉस्ट उसे कम करनी पड़ेगी। और कॉस्ट कब कम होती है, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ना यानी टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होना, विच इज अ लॉन्ग रन प्रोसेस। अंडरस्टूड? तो हम अभी शॉर्ट रन में क्या कर सकते हैं, यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमारे पास दूसरा चॉइस क्या था, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देना। तो हम एक नया एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाएंगे। यस, दिस इज ई डैश और एग्रीगेट डिमांड कर्व, न्यू एग्रीगेट डिमांड कर्व को हमने नाम दिया है ADP डैश। Now this is intersecting aggregate supply at E dash and we have attained what, full employment. Is it clear? यहाँ तक किसी को कोई doubt? तो raise hands if you have doubt. Yes, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है तो give a thumbs up. अब हमने बोल तो दिया कि हम सेकेंड चॉइस अटेन करेंगे, दैट इज एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देंगे। पर एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ेगी? एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए
अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है मैक्सिमम सेल्स प्रोसीड जो एंटरप्रेन्योर को मिलनी चाहिए। अब मैक्सिमम सेल्स प्रोसीड, मैक्सिमम सेल्स प्रोसीड ADP is maximum sales proceeds। मैक्सिमम सेल्स प्रोसीड कब बढ़ेगी? जब आउटपुट सेल ज्यादा होगा। आउटपुट सेल कब ज्यादा होगा? जब आउटपुट प्रोड्यूस ज्यादा होगा। आउटपुट प्रोड्यूस ज्यादा कब होगा? जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ा सकते हैं हम? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाकर। अब एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में कब बढ़ेगा? जब देयर वुड बी इन्वेस्टमेंट, यानी हम नए प्रोजेक्ट्स लाएंगे, नई मशीन लाएंगे जिसपे नए लोग काम करेंगे, तो इससे इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो अगर हम इन सबको कंक्लूड करें तो एडीपी को बढ़ाने के लिए इकोनॉमी में देयर शुड बी व्हाट? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? वंस अगेन, एडीपी का मतलब होता है मैक्सिमम सेल्स प्रोसीड। अब मैक्सिमम सेल्स प्रोसीड जो एंटरप्रेन्योर को मिलनी चाहिए, यानी मैक्सिमम कमाई जो एंटरप्रेन्योर को मिलनी चाहिए। अब मैक्सिमम कमाई बढ़ जाएगी, बढ़ानी है तो यानी आउटपुट को ज्यादा सेल करना पड़ेगा। आउटपुट को ज्यादा सेल करना यानी पहले आउटपुट बनाओगे ज्यादा, जब तो आउटपुट सेल ज्यादा करोगे। तो भाई आउटपुट ज्यादा बनाना है तो वी वांट मोर एम्प्लॉयमेंट। एंड हाउ यू कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट? व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब नई फैक्ट्री डालना, नए प्रोजेक्ट्स लेकर आना, नई मशीन सेटअप करना जिसपे नए लोगों को काम मिले। अंडरस्टूड? तो हम इसको पूरी समरी को एक नटशेल में क्या कह सकते हैं? एडीपी बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। दिस वाज द कीन्स कंक्लूजन अबाउट थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड। इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट या समझ में आ गया है तो गिव थम्स अप। इतना अगर यू हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली तो गिव अ थम्स अप। हाँ, आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस टुडे, तो ऐसे हवा में मत बोलना। अब आते हैं एडीपी फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। अब समझते हैं एडीपी को एक अलग एंगल से। यस, अब देखिए हमने सीखा एडीपी इज मैक्सिमम कमाई। ठीक है, जो किसको मिलनी चाहिए? एंटरप्रेन्योर्स को मिलनी चाहिए। अब ये मैक्सिमम कमाई इज व्हाट? मैक्सिमम खर्चा। राइट? वापस से एडीपी का एक एंगल हमने देखा कि मैक्सिमम कमाई जो कि एंटरप्रेन्योर्स को मिलनी चाहिए। अब भाई मैक्सिमम कमाई इनकी एंटरप्रेन्योर्स की, तो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर बाय हूम? बाय द हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो हम एडीपी को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर डन बाय हूम? बाय हाउस होल्ड्स ऑन कंजम्पशन गुड्स and investment goods. Yes, once again, ADP is maximum kamai by entrepreneur.
अब किसी की कमाई, अरे कमाई होगी कैसे जब कोई क्या करेगा, खर्चा करेगा। तो यहाँ पर इसे हम कैसे कर सकते हैं, एडीपी इज द एक्सपेंडिचर डन बाय हूम, हाउसहोल्ड्स। अब हाउसहोल्ड्स एक्सपेंडिचर कैसे गुड्स पर करते हैं, या तो कंजम्पशन गुड्स पर करते हैं या तो इन्वेस्टमेंट गुड्स। अब कंजम्पशन गुड्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं, वो गुड्स जो डायरेक्टली क्या होने वाले हैं, कंज्यूम होने वाले हैं, ब्रेड बटर बिस्किट सो ऑन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट गुड्स मशीन्स खरीदते हैं, है ना। तो इन्वेस्टमेंट गुड्स क्या होंगे, या तो मशीन खरीदना या इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाना विद द एम कि आपको आगे चल के फ्यूचर में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो खर्चा दो टाइप के गुड्स पर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। मैंने पहले भी बोला है प्राइस की जगह पे फंक्शन वर्ड भी यूज हो सकता है। एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर। पर अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, अगर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन बढ़ाना है, तो मेन कंपोनेंट हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। इज इट क्लियर, समझ में आया। कंजम्पशन गुड्स पर खर्चा होता है या फिर इन्वेस्टमेंट गुड्स पर खर्चा होता है। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, C प्लस आई। C इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट्स में से अगर आपको एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है तो ऑब्वियसली बोथ शुड इंक्रीज। पर अगर हम एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में देखें तो एम्प्लॉयमेंट तभी बढ़ेगा जब क्या होगा, जब, बोल दो जल्दी से, एम्प्लॉयमेंट तभी बढ़ेगा जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड? यस, एनी डाउट to anyone? You can raise hands, and if it is clear you can give a thumbs up. Thumbs up. What is effective demand? Come on, अब आप लोग बताएंगे what is effective demand. Unmute yourself and tell fast, तो हम सेशन जल्दी वाइंड अप कर सकें। हाँ, what is effective demand? Full, हाँ, effective demand is a point. Is a point where aggregate demand function or aggregate supply price intersect each other. हाँ, एग्रीगेट डिमांड प्राइस भी बोल सकते हैं, फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अगर कीन्स ने क्या बोला है कि जो पॉइंट पर इंटरसेक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, तो उस पे क्या फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, तो क्या उस पर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, यस और नो? समवन एल्स? तो क्या उस पर, यस, व्हाई देयर, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ होगा, कुछ आगे होगा, एट द पॉइंट एन डैश, है ना। अब इस एन डैश को अचीव करने के लिए, इस फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए व्हाट आर द टू चॉइसेस अवेलेबल विद अस? व्हाट आर द टू चॉइसेस अवेलेबल विद अस? एग्रीगेट सप्लाई प्राइस कम कर दे या फिर एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना, को बढ़ा दे। वेरी गुड। एग्रीगेट सप्लाई को हम कम क्यों नहीं कर सकते शॉर्ट रन में? बिकॉज वो ऑलरेडी मिनिमम है, तो उसको और रिड्यूस कर देंगे तो फिर लॉस हो जाएगा, मतलब कॉस्ट ज्यादा ऑपरेटर्स को नहीं मिल सकती। हाँ, यस, वेरी गुड। और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि एग्रीगेट सप्लाई को हम क्यों नहीं कम कर सकते शॉर्ट रन में? व्हाई एग्रीगेट सप्लाई को रिड्यूस करना इज अ लॉन्ग रन प्रोसेस? जल्दी बोल दो। नो वन, किसी को समझ नहीं आया? एग्रीगेट सप्लाई को हम इसलिए कम नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो मिनिमम है। अगर और कम कर देंगे तो एंटरप्रेन्योर कॉस्ट को बियर नहीं कर पाएगा। कॉस्ट बियर नहीं कर पाएगा यानी उसे कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, और कॉस्ट इकोनॉमी में तभी कम होगी जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इज अ लॉन्ग रन प्रोसेस। इज इट क्लियर? प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ती है जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, एंड विच इज अ लॉन्ग रन प्रोसेस। डन? चलिए, तो फिर हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्या है, हम एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दें तो हमें नया इक्विलिब्रियम मिलता है एट पॉइंट ई डैश।
इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? चलिए अब एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ाएंगे? इन्वेस्टमेंट यस, Investment एग्रीगेट को डिमांड, increase हाँ करके। तो यस एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, पर ये तो समरी थी। अगर इसे लॉन्ग प्रोसेस से समझे तो एग्रीगेट डिमांड मतलब मैक्सिमम सेल्स, ठीक है? मैक्सिमम सेल्स कब होगी? जब आउटपुट ज्यादा बढ़ेगा, यानी सेल ज्यादा, हाँ आउटपुट ज्यादा। सेल कब होगा? जब आउटपुट बनेगा ज्यादा। आउटपुट कब ज्यादा बनेगा? आउटपुट कब ज्यादा बनेगा? जब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। यस, जब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है यानी किसे बढ़ाना है? एम्प्लॉयमेंट कैसे? यस, वेरी गुड। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सॉरी, अब अगर हम एडीपी को अलग एंगल से देखें तो एडीपी का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। किसने किया? एक्सपेंडिचर जो कौन करता है? हाउस होल्ड करता है। कौन सी दो चीजों पर? कंजम्पशन एंड गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ाना पड़ेगा। पर अगर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट से देखें तो एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में तभी बढ़ेगा जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इज इट क्लियर? सॉरी, लास्ट टॉपिक या लास्ट कॉन्सेप्ट इस थ्योरी में रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, you can mute yourself everyone for a while. Yes, अब हमने सीखा था this was aggregate demand price, this was aggregate supply price। ये नई aggregate demand हमने higher बनाई जो कि है aggregate demand P dash। This was our equilibrium E and this is our equilibrium E dash। तो यहाँ पर employment हो जाएगा N dash। अब देखते हैं if ADP still increases, यानी अगर एग्रीगेट डिमांड और बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड और बढ़ती है तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आएगा यानी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा यहाँ पर। अब ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी हम ON डैश तक फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर चुके हैं। अंडरस्टूड? अगर फिर भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है इकोनॉमी में, यानी और हमें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है और हमें लोगों की जरूरत है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? वापस से क्या कहने का मतलब, अगर हम ऑलरेडी N डैश अचीव कर चुके हैं, इतना चितर दिया मैडम की कुछ समझ नहीं आ रहा, रुक जाओ। N डैश पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब फिर से एग्रीगेट डिमांड और बढ़ गई तो नया इक्विलिब्रियम आया इस पॉइंट पर और हमें एम्प्लॉयमेंट यहां तक चाहिए। इसको मैं नाम देती हूँ K।
तो ऑलरेडी एन डैश पर तो एम्प्लॉयमेंट है और के तक पहुंचना पड़ेगा डिमांड को मीट करने के लिए। पर क्या हमारे पास लोग हैं? क्या हम एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं? क्योंकि लोग ही नहीं है, सारे लोग काम पर ऑलरेडी लग चुके हैं। तो अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस बियॉन्ड ई डैश, एग्रीगेट डिमांड प्राइस और बढ़ती है, तो वी डोंट हैव रिसोर्सेज, बिकॉज ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली एग्जॉस्टेड। सारे रिसोर्सेज पूरी तरह से काम पर लग चुके हैं, तो हम एग्रीगेट डिमांड को मीट नहीं कर पाएंगे एंड देयर विल बी द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। वंस अगेन, अगर एग्रीगेट डिमांड और बढ़ जाती है, एडीपी डैश से भी ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर आया है और हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए के तक का, ओके तक का हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। पर ओके इज नॉट ओके हियर। व्हाई? बिकॉज हमें ऑलरेडी क्या मिल चुका है? फुल एम्प्लॉयमेंट एन डैश पर मिल चुका है। हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे वो एन डैश तक एम्प्लॉय हो चुके हैं। क्या हमारे पास और रिसोर्सेज हैं एग्रीगेट डिमांड को मीट करने के लिए? नहीं। यानी देयर वुड बी द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, जब डिमांड इकोनॉमी में ज्यादा है पर हम सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। यस और नो, समझ में आया कि नहीं? गिव अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर। इफ यू वांट अ रिपीटेशन तो यू कैन टेल। अच्छा, फिर से अगर एग्रीगेट, अब आप लोग बताएंगे, एग्रीगेट डिमांड और ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें जो नया इक्विलिब्रियम मिलेगा वो किस पॉइंट पर होगा? वो एक हायर पॉइंट पर होगा और उस पे हमें एम्प्लॉयमेंट कितना चाहिए? ओके लेवल का एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अब ओके लेवल का एम्प्लॉयमेंट चाहिए पर एन डैश तक तो क्या अचीव हो चुका है? एन डैश तक तो क्या फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो चुका है। क्या हमारे पास और रिसोर्सेज हैं? क्या हमारे पास और रिसोर्सेज हैं? नहीं। तो हम क्या गुड्स बना पाएंगे? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज एन डैश तक क्या हो चुके हैं? यूज हो चुके हैं। तो वी डोंट हैव एनी रिसोर्सेज। तो जब डिमांड ज्यादा है पर सप्लाई हम नहीं कर पाएंगे तो कैसी प्रॉब्लम अराइज होगी? कैसी प्रॉब्लम अराइज होगी? जल्दी बोल दो। इन्फ्लेशन। हाँ, any doubts? Anyone want to ask anything? No, ma'am. Related to the syllabus? No, ma'am. तो यहाँ पर किसके पास पैम्पलेट था? उस दिन किसी ने मुझसे कहा था, तो आप पैम्पलेट में चेक कर लीजिए। अभी we have covered effective demand completely. हमने effective demand, Keynes theory of effective demand completely पढ़ लिया। अब यूनिट 2 में टॉपिक्स क्या क्या थे एक बार आप अपनी कॉपी में देख लीजिए, सबने वो सब किए हैं कि नहीं। यूनिट 2 स्टार्ट हुआ था assumptions ऑफ क्लासिकल थ्योरी के साथ। यूनिट 2 स्टार्ट हुआ था, जिसे नोट्स नहीं बनाए प्लीज मेक नोट्स। assumptions ऑफ क्लासिकल थ्योरी का आपको कोई वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा, ये मैंने जूम पर समझाया था, लाइव समझाया था। assumptions of classical theory है सबके पास लिखा हुआ? यस। नेक्स्ट आया था सेज लॉ ऑफ मार्केट। सेकंड टॉपिक था सेज लॉ ऑफ मार्केट, जिसका वीडियो लेक्चर है। फिर नेक्स्ट सेज लॉ ऑफ मार्केट के बाद आई थी पिगूस थ्योरी। राइट, पिगूस थ्योरी भी मैंने जूम पर समझाई थी, पर आई विल ट्राई कि मैं इसकी जूम की रिकॉर्डिंग उस पे ऐप पर अपलोड करवा दूं। तो पिगूस थ्योरी भी ऐप पर आपको मिल जाएगी थोड़े दिन में, 1-2 दिन में। नेक्स्ट इज पिगूस थ्योरी के बाद था पिगूस थ्योरी के क्रिटिसिज्म, जो कीन्स ने क्रिटिसाइज किया है पिगूस थ्योरी को। राइट, 4 क्रिटिसिज्म 5 है पर मैंने 4 करवाए थे, ठीक है। फिर क्रिटिसिज्म के बाद था थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड बाय कीन्स, ठीक है। सो हियर we complete the second unit of macroeconomics, ठीक है। अब नेक्स्ट जूम सेशन से या नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलेंगे HRM के,
और हम नेक्स्ट जूम सेशन में HRM डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के MCQ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो विद दिस आई वाइंड अप यस today's session. Bye bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Anyone having any doubts? Bye. You can No, ask. ma'am. No. Jai Shri Thank you, Krishna. ma'am. हाँ, who has? No one is Thank you. Yes, thank you, ऐसा बोला. Okay. चलिए, bye. Bye.